नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफसर अहमद और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दौर में जहां ना रॉकेट थे ना रेलगाड़ियां, लेकिन जंगें थी, रथ थे और एक ऐसा लफ्ज था दस्यु जिसने आर्यों की नींद उड़ा दी थी। आप सोच रहे होंगे दस्यु, अरे वही जंगलों के डाकू पान सिंह तोमर। तो जनाब, आपका अंदाजा गलत नहीं है, लेकिन अधूरा जरूर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हुआ ये कि जब आर्य भारत में घुसे तो यहाँ आदिवासी लोग पहले से मौजूद थे। गोरे, खड़ी नाक वाले और मजबूत कदकाठी के आर्यों और आदिवासियों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। आदिवासी आसानी से पीछे हटने को तैयार न थे। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे पर हमले करते रहे। आखिरकार आर्य जीत गए और आदिवासी पहाड़ियों की शरण में चले गए। हालांकि आर्य जीते जरूर, पर आदिवासियों से बुरी तरह आतंकित थे। आर्यों ने पहली बार इन आदिवासियों को दस्यु कहा। वेदों में एक नहीं कई बार दस्यु शब्द आया है। वैदिक कवि उन्हें काले रंग और चपटी नाक वाला बताते थे। वो कहते थे ये बलि देते हैं और संस्कारहीन हैं। लाख टके का सवाल ये है दोस्तों कि जिन्हें आर्य दस्यु बोलते थे वो आखिर थे कौन? दरअसल दोस्तों, ये ही भारत के मूल निवासी थे जो कई जनजातियों में बटे थे। इनका अपना कोई नाम नहीं था, उन्होंने अपना कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा। वैसे सभी गैर आर्य जनजातियां जंगली नहीं थी, कई धनवान और ताकतवर भी थी। वेदों में एक जगह लिखा है कि उनके पास 99 किले थे। वक्त बदला और आर्यों ने बाद में इन गैर आर्य लोगों के साथ गठबंधन करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों पर गैर आर्य राजाओं का शासन था। दोस्तों, गैर आर्य कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं करते थे। कोई अपना मरता तो उसके शव को कपड़ों गहनों से सजा देते थे। वो सोचते थे कि मरने वाला दूसरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करेगा। रोचक सवाल ये भी है कि जब आर्यों ने इन्हें हरा दिया तो ये कहाँ रहने लगे? इसमें पहली जगह का नाम आता है दक्षिणी मद्रास में मौजूद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कई अनार्य जातियों के लिए ये पहाड़ियाँ सुरक्षित जगह बन गई। यहाँ रहने वाले लंबे बालों के पुलियार जाति के लोग जंगली चीजों जैसे छोटे जानवर आदि पर निर्भर रहते थे। दूसरी थी मुंडावर जाति, जो एक जगह नहीं ठहरती थी और यहाँ वहाँ जंगलों में घूमती रहती थी। दोस्तों, एक और जाति थी कादेरी। ये मोटे होठ, छोटे कद और मजबूत शरीर के लोग थे। इन्हीं पहाड़ियों में अनार्य अपने मृतकों के शवों को दफन किया करते थे। साथियों, अब बात करेंगे गुजरात से लेकर MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैली विंध्य की पहाड़ियों में रहने वाले गैर आर्यों की। कई जंगली जनजातियां उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली इन पहाड़ियों में रहती थी। इसमें सबसे मशहूर थी भील जाति। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ जंगली पहाड़ी इलाकों में घूमते रहते थे। इस इलाके की एक और अहम जाति थी दोस्तों, गौंड। इन लोगों ने काफी तरक्की की। किसी दौर में ये गजब के तीरंदाज हुआ करते थे। ये लोग बड़े धनुष का इस्तेमाल करते थे जिसे वो अपने पैरों से पकड़ते थे, जबकि ये दोनों हाथों से तार खींचते थे। यहाँ दोस्तों उड़ीसा की ज्वांग यानी पत्ते पहनने वाली जातियों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। उड़ीसा में एक वक्त इन लोगों की आबादी करीब 10,000 के आसपास थी। ब्रिटिश दौर तक इनकी महिलाएं कोई कपड़े नहीं पहनती थी। वे सिर्फ कमर के चारों ओर कुछ मोतियों की मालाएं और पत्ते पहनती थी। 1871 में एक अंग्रेज अधिकारी ने इस कबीले को जमा किया और एक भाषण के बाद महिलाओं को पहनने के लिए कपड़े बांटे। ये महिलाएं अपने नए कपड़ों के सामने से एक एक करके गुजरी। आखिर में उन्होंने पत्तियों के गुच्छे, जिनका वो कपड़े के रूप में इस्तेमाल करती थी, को जमा किया और आग लगा दी। वैसे दोस्तों, अंडमान की कई आदिवासी जातियां आज भी अपनी पुरानी हालत में ही हैं। ये अंडमान के अलग अलग द्वीप समूहों में मौजूद हैं। शुरुआती अरब और यूरोपीय यात्रियों ने उन्हें श्वान की शक्ल वाला नरभक्षी कहा था। 1855 में यहाँ पहुंचे अंग्रेजों ने लिखा, उन्होंने खुद को नरभक्षियों के बीच पाया जो गुस्से और खुशी में जोर जोर की आवाजें करते थे। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय की गोद में भी कई अनार्य जनजातियों का बसेरा था। कई अनार्य जातियों ने वक्त के साथ काफी तरक्की की। इसमें संथाल जाति का नाम लिया जा सकता है, जो पूरे भारत में बिखरी हुई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ ये लोग कहाँ चले गए? अंग्रेज भी इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। 1877 में उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बनाई जिसमें ये पता लगाया गया कि गैर आर्य लोग भारत में कितने हैं। जो उन्हें पता लगा वो सचमुच हैरान करने वाला था साथियों। दरअसल अनार्यों को ढूंढने का काम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के लिए मिस्टर ब्रांडरेथ ने किया। उन्होंने भारत के अनार्यों की भाषा और लहजे के आधार पर एक लिस्ट तैयार की। 1877 में तैयार इस सूची में कुल 142 प्रमुख अनार्य जातियों की भाषाएं शामिल थी। लिस्ट के मुताबिक 1877 में अनार्यों की कुल आबादी भारत में तकरीबन 1,66,00,000 थी। एक और सूची के मुताबिक अलग अलग राज्यों में 1872 में अनार्यों की कुल आबादी इस तरह से थी। इसमें मद्रास का इलाका शामिल नहीं किया गया था। बंगाल
1,11,16,000। असम 14,90,800। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी यूपी का अधिकतर इलाका 3,77,600। अवध 90,400। पंजाब 9,59,700। सेंट्रल प्रोविंस 16,69,800। बरार 1,30,000। बॉम्बे 7,11,700। साथियों, मोटे तौर पर अनार यानी भारत के मूल निवासियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहले थे द्रविड़, दूसरे थे तिब्बत बर्मी जनजाति के लोग और तीसरे थे कोलारियन समूह के लोग। सामूहिक पहचान के रूप में देखें तो द्रविड़, मलयाली, तेलुगु, गौंड, धनगर, संथाली, महतो, बोडो, मुरुंग, भूटिया, तवांग, मणिपुरी प्रमुख रूप से इस समूह में आते हैं। इसमें जो कुल समूह शामिल किए गए हैं उसकी लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं। हालांकि यह बात ध्यान देने की है कि ये टेबल आज़ादी से पहले तैयार की गई है। अंत में एक सवाल ये कि ये करोड़ों अनारे अब कहाँ हैं? कुछ की हमें जानकारी है, जबकि अधिकतर इतिहास के चक्र में कहीं विलीन हो गए। हाँ, या आप कह सकते हैं कि वो दूसरी संस्कृति में समाहित हो गए। साथियों, इतिहास खंगालने और अपने अतीत को पहचानने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसके दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आर्य क्या सचमुच बाहर से आए थे या फिर वो यहीं के मूल निवासी थे। दोस्तों, हमारी इस कोशिश में आपका सहयोग और समर्थन जरूरी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस एपिसोड के लिए हमने जिन किताबों के रेफरेंस लिए हैं उनका जिक्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया है। आप और जानकारी हासिल करने के लिए इन किताबों को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।